पहले हम लोग शिक्षा शास्त्र में हमेशा अवस्था की बात करते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो पहले हमें ये जानना भी आवश्यक है। अगर ये हम जान जाते हैं तो आगे आने वाली चीज़ों और प्रश्नों को हम इसके माध्यम से सरलता से उससे डील कर पाएंगे और इससे कई सारे प्रश्न बनते भी हैं। तो आइए इस सब चीज़ को जान जाते हैं। और बहुत अगर मान लें शैशवावस्था को जान गए तो उससे आने वाली चीज़ों को एक आकलन के माध्यम से भी कुछ प्रश्नों के उत्तर तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आकलन के माध्यम से पहुंच जाएंगे अगर इस अवस्था का ज्ञान हमें हो गया। और ये बहुत आवश्यक है, इसके बिना काम चलने वाला है नहीं। तो इसमें अधिकतर विद्वान जो हैं मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। ये तो इन 4 अवस्थाओं को देखते हैं और इनके जन्म के वर्ष को समझते हैं। शैशवा अवस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक को कहा जाता है। बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक को कहा जाता है। किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष तक कहा जाता है। और वयस्कावस्था जो है वो 18 से मृत्यु तक के को कहा जाता है। तो यह चीज़ ध्यान रखना है कि शैशवावस्था कब तक कहा जाता है, बाल्यावस्था कब तक कहा जाता है, किशोरावस्था कब तक कहा जाता है, वयस्कावस्था कब कहा जाता है। और इसमें एक चीज़ आता है बाल्यावस्था में कि एक पूर्व बाल्यावस्था होता है और एक उत्तर बाल्यावस्था होता है। इसको आप मान लीजिए कि अगर 6 से 12 वर्ष 6 है तो 3-3 करके इसको बांट लीजिएगा तो ये पूर्व हो जाएगा, ये आपको उत्तर हो जाएगा। यानी 6 से 9 जो है वो पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। तो कहीं कहीं बाल्यावस्था का भी वर्गीकरण किया जाता है। अब देखते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्था, इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में जिक्र होता है और इनसे ही सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को जानते हैं। अब देखिए, बच्चों की अवस्था के बारे में जान लिया तो हम अक्सर सुनते हैं बच्चों से इसका आईक्यू लेवल बड़ी ज़बरदस्त है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं उसको। अब वो आईक्यू लेवल होता क्या है और इससे प्रश्न आते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते और एक शिक्षाविद होने के नाते और एजुकेटर होने के नाते, चाहे आप एक कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही हैं, एक सिटीजन ही हैं, आपको ये जानना आवश्यक है कि बच्चों की इंटेलिजेंस जो है आईक्यू लेवल निकलता कैसे है। तो आइए समझते हैं, जानते हैं ये आईक्यू लेवल का किस तरह से वर्गीकरण करके उनको निकाला कैसे जाता है। उसकी हिंदी होती है बुद्धि लब्धि निकालने की विधि। मानसिक आयु का विचार आरंभ करने का श्रेय वीणे को जाता है। बाद में टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने की विधि बताई। इसी को ही टर्मन को ही बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है। टर्मन के अनुसार मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की वृद्धि के बारे में नहीं भी बता सकती है। मानसिक आयु जो है वो बच्चों के मानसिक विकास को नहीं बता सकती, क्योंकि विभिन्न बालकों में मानसिक विकास की गति विभिन्न होती है। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति में उसके डिफरेंसेज होते हैं, उसके डेवलपमेंट में अंतर होता है। हमेशा ध्यान रखिए, वृद्धि और विकास एक नहीं होता है। वृद्धि अलग चीज़ होता है और विकास अलग चीज़ होता है। तो आगे देखते हैं, इस गति को मालूम करने के लिए बुद्धि लब्धि के विचार को जन्म दिया गया। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। अब देखिए, बुद्धि लब्धि विचार जो आईक्यू जो होता है, इसके निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु और जीवन या वास्तविक आयु गुना 100। इसको उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि क्या है। उदाहरणार्थ, यदि बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है और जीवन या वास्तविक आयु 5 वर्ष है,
तो उसकी बुद्धि लब्धि 160 होगी। कैसे होगी, उसका आईक्यू कैसे होगा, आइए उसको देखते हैं। हमने अभी पीछे जाना कि आईक्यू का बराबर फॉर्मूला क्या था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। उसी अनुसार अगर इसका कैलकुलेशन हमने कर लिया तो कितना निकल के आएगा, 160। यह आईक्यू लेवल निकालने का सूत्र होता है। आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। यहाँ एक बात हमें देखना है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि कितने आईक्यू लेवल का बच्चा क्या होता है, कितने आईक्यू लेवल का बच्चा श्रेष्ठ बुद्धि का होता है, कितने आईक्यू लेवल का बच्चा प्रतिभाशाली होता है, कितने आईक्यू लेवल का मंद बुद्धि होता है। तो इसका एक ये चार्ट है, इसको हम देखते हैं इस वर्गीकरण चार्ट से। आइए देखते हैं। 140 से अधिक अगर किसी बच्चे का अगर आईक्यू लेवल है तो जीनियस होता है। 120 से 140 होता है वो वेरी सुपीरियर होता है, अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि का होता है। 90 से 110 जो है वो सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है। 80 से 90 मंद बुद्धि। 70 से 80 क्षीण बुद्धि। 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि। 50 से 60 अल्प बुद्धि। 20 या 25 से 50 मूर्ख बुद्धि और 20 से 25 से कम, 20 या 25 से कम उसको महामूर्ख यानी इडियट बोलते हैं। ये हमें इसको एक बार देख जाना है और खासकर इतना तो हमें जरूर जानना चाहिए। ज़्यादातर प्रश्न आपको यहाँ से बनते हैं, लेकिन आपको सबको देख के जाना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्रीम प्रश्न को आपके सामने लाऊं, लेकिन आप गहन अध्ययन भी अवश्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम प्रश्नों को एक सेट को देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है। अब जब सर्वाधिक शब्द का उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, तो अब देखना होगा कि ऑप्शन में कई सारे चीज़ होंगे जो सूटेबल लगेंगे, तो उसमें से आपको बेस्ट चुनना है। तो यहाँ अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान है वो सर्वाधिक आवश्यक है शिक्षक के लिए। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। दूसरा का क्या होगा, आपको शिक्षा दर्शन एजुकेशनल फिलॉसफी को इसमें बाल मनोविज्ञान में शामिल नहीं किया जा सकता। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। वही प्रश्न है आपको, बालकों के स्वभाव के लिए बाल मनोविज्ञान। तीसरा का सी, बस उसको घुमा के पूछ दिया है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ये देखने की जरूरत है, देखने की सभी जरूरत है। ये नोटेबल प्रश्न है। बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो इसका उत्तर जो होगा वो बी होगा, यानी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। 4 नंबर का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? आवश्यक सबके लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक किसके लिए है? प्राथमिक शिक्षक के लिए, क्योंकि वही बच्चों से मिलता है, वही उनसे इंटरेक्शन करता है। सबको आवश्यक है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। 6ठा नंबर प्रश्न, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन के में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। अब एक जो ऐसा एक ऑप्शन है जो बाल मनोविज्ञान उपयोगिता में उसका कोई मतलब दिख नहीं रहा है, वो है ऑप्शन सी। बाल मनोविज्ञान में शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायता से उसका कोई संबंध नहीं दिख रहा है, उसका वहाँ कोई औचित्य है नहीं। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है।
माता पिता की आर्थिक प्रगति, बालक की आर्थिक प्रगति, शिक्षक की आर्थिक प्रगति और बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। देखिए बालक की बात हो रही है, चूंकि बाल मनोविज्ञान की बात होती है, जहाँ बालक की बात आती है तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित चीज़ों की प्राथमिकता उससे तय होने लगती है। तो 7वां का डी उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां में हो गया आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। अब देखिएगा, परिवार का ही पड़ता है, समाज का ही पड़ता है, विद्यालय का पड़ता है, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी। निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। चोरी करना, पढ़ने में रुचि होना, खेलकूद में मन लगाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल अपराध की बात है, बाल अपराध है, तो 9वां है, तो क्या होगा, वो एक चोरी करना हो जाएगा। 10वां, बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, लंबा प्रश्न है। बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता है। निरीक्षण विधि में, प्रश्नावली विधि में, प्रयोगात्मक विधि में, या ये सभी। तो यहां उत्तर हो जाएगा प्रश्नावली विधि। व्यवहार के बारे में, अब इस चीज को ध्यान के रखिएगा, बालक के व्यवहार की बात हो रही है, यहाँ उनके व्यवहार का अध्ययन हो रहा है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। अब बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है। अब व्यवहार अध्ययन की विधि भी होती है। यहाँ पूछता है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए, व्यवहार अध्ययन की कौन सी विधि है। व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की कौन सी विधि है। साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो 11 का सी उपचारात्मक विधि, क्योंकि व्यवहार के परिवर्तन की बात हो रही है यहाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, बालक में व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है। बालक के व्यवहार के अध्ययन के निम्नलिखित में से किस विधि में, उस विधि की प्रक्रियाओं में होने वाली गतिविधियों को यह पूछ रहा है 12 नंबर प्रश्न। तो क्या होगा, व्यक्तिगत इतिहास, निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको सूटेबल अगर दिख रहा होगा तो वो होगा व्यक्तिगत। इंडिविजुअल पर्सनालिटी हिस्ट्री देखी जाती है, उसमें माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी उपलब्ध किया जाता है, उनसे लिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत इतिहास विधि के जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। 13वां नंबर, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक, ऐसे भी सभी के लिए व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। अगर बालक पिछड़ रहा है तो उसका कारण क्या है, तो व्यक्तिगत यहाँ जानना, प्रतिभाशाली बालक है तो उसके रीजन को भी देखा जाता है कि किस कारण से प्रतिभाशाली है, इसके पीछे क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अपराधी बालक क्यों हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है इसको, यानी ये सभी जो है ऑप्शन सही है। 14 नंबर, बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। 14 का बी, सामाजिक मिति विधि। 15 नंबर का हो गया। 15 का प्रश्न का, बाल अपराध का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। बाल अपराध का पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक। बाल अपराध का अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी बाल अपराध के कारण हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, बालक के माता पिता को विद्यालय से रोका जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें कौन सा सूटेबल है। आप शिक्षक हैं, चाहे आप एक स्कॉलर हैं, एजुकेशनल स्कॉलर हैं, तो देखिएगा आपको दिखेगा कि ये नंबर जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आइए 17वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। माता पिता की बात न मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारागर्दी करना, उपरोक्त सभी। 17 का टी जो होगा वो
होगा, यानी सभी बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बाल अपराध की रोकथाम करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे हैं, बच्चे से हमेशा एक हेल्पफुल टच रखना चाहिए, एक स्नेहपूर्ण उनसे व्यवहार रखना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण उनसे व्यवहार रखना चाहिए। तो यह ऑप्शन जो है हमेशा रहे। डांटना पीटना कहीं से भी और किसी प्रश्न के उत्तर में अगर आता है तो उससे परहेज करना चाहिए हमें। 19, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? बाल अपराधियों को 19 अपराधियों, शिक्षकों, मनोचिकित्सकों, ये सभी मनोचिकित्सकों की। 20 नंबर, बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किसमें बालक की रुचि होती है? किस चीज़ में बालक की रुचि होती है? तो अपने नाम में, अपने वस्त्र में, विद्यालय में, इन सब में रुचि होती है बच्चों की। ये कुछ 20 प्रश्न हैं। बहुत जल्दी शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों की एक लंबी लड़ी आपके लिए उपलब्ध होगी और उसके बाद बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट प्रश्नों की एक माला आपके लिए उपलब्ध होगी जो आपकी पाठ्य पुस्तक से होगी और दक्षता परीक्षा के लिए बेहतर और कारगर साबित होगी। तब तक आपके लिए ध्यान रखिए और परीक्षा की तैयारी एकाग्रता के साथ कीजिए। थैंक यू सो मच।